ये कहानी काशीपुर गांव की है। उस गांव में दो बहनें रहती थीं, प्रीता और सुमन। प्रीता एक अच्छी और सुसंस्कारी बेटी थी, लेकिन प्रीता के ज्यादा सुंदर न होने की वजह से उसकी शादी एक बहुत ही गरीब घर में हुई। वहीं दूसरी तरफ सुमन की सुंदरता पर एक अमीर आदमी ने उससे शादी कर ली। सुमन को अपनी सुंदरता का घमंड तो पहले से ही था, लेकिन अब शादी के बाद उसे पैसों का भी घमंड हो गया। दोनों बहनें पास पास ही रहती थीं। सुमन को जब भी मौका मिलता वह प्रीता को उसकी गरीबी के कारण नीचा दिखाती थी। अरे प्रीता, तुझे पता है अभी अभी मेरे पति ने मुझे एक महंगी घड़ी खरीद कर दी है। और तेरे घर के पास जो खेत है ना, वो भी हम खरीद रहे हैं। तुम्हारी शादी के बाद तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिला होगा, और मिलती भी कैसे? तुम्हारे गरीब पति के पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। सुमन, कोई बात नहीं। मुझे मेरे पति से कोई शिकायत नहीं है और वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सुमन की बातें प्रीता को बहुत बुरी लगती थीं, लेकिन वह खामोशी से सब्र कर लेती। प्रीता के हालात बहुत खराब थे। एक वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिल पाती थी। कई बार वह अपनी बहन सुमन से मदद मांगने गई, लेकिन हर बार खाली हाथ ही लौट आई। अरे सुमन बहन, आज तो मेरे घर में खाने को एक रोटी का दाना भी नहीं है। मेरे पति आज ही सेठ के पास गए थे, लेकिन सेठ ने पैसे देने से इनकार कर दिया। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तुम आज मेरी मदद कर दो। जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे मैं तुरंत तुम्हें वापस कर दूंगी। अरे प्रीता बहन, अगर तुम थोड़े दिन पहले आती तो मैं तुम्हें पैसे दे भी देती, लेकिन अभी तो मेरे पास नहीं है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि हम तुम्हारे घर के साथ वाला खेत खरीद रहे हैं। बस आज ही मेरे पति सारे पैसे लेकर गए हैं। अभी घर में एक पैसा भी नहीं है। ये झूठ कहकर सुमन ने प्रीता को भगा दिया। ऐसे ही बातें बनाकर वह हमेशा प्रीता को अपने घर से भगा देती थी। अब प्रीता को परेशानी की वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुमन ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया। अब मैं क्या करूं? हाँ, ऐसा करती हूँ कि मैं अपने भाई के पास जाती हूँ। वह मुझे पैसे देने से इनकार नहीं करेंगे। यह कहकर प्रीता फौरन ही अपने भाई के घर जाने लगी। रास्ता बहुत लंबा था और आधे रास्ते में ही प्रीता को एक बूढ़ी अम्मा मिली, जो परेशानी में अपने पानी के गमले के साथ खड़ी थीं। प्रीता उन्हें देखते ही रुक गई और पूछने लगी, अरे अम्मा जी, इतनी गर्मी में आप ये इतना बड़ा मटका कहाँ लेकर जा रही हो? कहीं नहीं बेटी, मेरे साथ वाले गांव में ही घर है, बस वही ये पानी का मटका लेकर जा रही हूँ। अच्छा अम्मा जी, मैं भी उसी तरफ जा रही हूँ। आप मुझे ये मटका दे दीजिए, मैं लेकर जाती हूँ। नहीं बेटी, कोई बात नहीं, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं खुद ही जा लूंगी, तुम्हें वैसे भी तकलीफ होगी। अरे अम्मा जी, बेटी भी कहती हैं और अपनी बेटी को काम से भी मना कर देती हैं। मैं आपकी बेटी की तरह ही हूँ, तो मुझे यह मटका दे दीजिए, मैं ले जाती हूँ। प्रीता ने अम्मा से मटका ले लिया और दोनों साथ साथ गांव पहुंच गईं। प्रीता ने बूढ़ी अम्मा के घर मटका छोड़ दिया और अपने भाई के घर पहुंच गई, लेकिन उस वक्त भाई घर पर नहीं था। घर में सिर्फ भाभी थी। अरे भाभी भैया कहाँ पर हैं? वो अभी घर पर नहीं है। अरे मुझे भाई से जरूरी बात करनी थी, मुझे उनसे काम था। क्या काम था, मुझसे कहो। अरे भाभी, मैं क्या बताऊं, अभी हमारे घर के हालात बहुत खराब हैं। घर में खाने को एक दाना भी नहीं है, एक पैसा भी नहीं है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास तो कोई पैसे का जरिया नहीं है, तो हम वहाँ से पैसे चुरा कर तुम्हें दे दें? हमारे पास अभी कोई पैसे वैसे नहीं है। अब अगर पैसे के अलावा कोई बात है तो बताओ, वरना यहाँ से चली जाओ। ठीक है भाभी, मैं जाती हूँ। इस तरह से भाभी ने प्रीता को दुखी करके भगा दिया। दुखी होकर वह गांव की तरफ वापस जाने लगी। तभी रास्ते में उस बूढ़ी अम्मा की नजर प्रीता पर पड़ती है, जिसे प्रीता ने मदद की थी, और वह आवाज लगाती है, अरे बेटी, इधर आओ मेरे घर। अरे मेरी बेटी, तुम इस गांव में किसके घर आई थी? अरे अम्मा जी, वो मैं अपने भाई के घर आई थी, उनसे थोड़ी मदद मांगने आई थी, लेकिन इस तरह से प्रीता ने उस बूढ़ी अम्मा को सारी बात बता दी। प्रीता की बात सुनकर बूढ़ी अम्मा बहुत दुखी हो जाती हैं और कहती हैं, अच्छा बेटी, ये बहुत बुरा हुआ। मेरे पास कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन तुम ये इन मटकों में से एक मटका ले लो। लेकिन क्यों अम्मा जी? मेरी बेटी, तुम इतने दूर से पैदल चलकर आई हो और अब पैदल ही वापस जाना है। बेटा, अगर तुम्हें रास्ते में भूख लगे तो इस मटके में समोसे हैं, तुम वो समोसे खा लेना। नहीं अम्मा जी, मुझे नहीं चाहिए। और हाँ, आपने मुझसे पूछा, मेरे लिए यही काफी है। अरे बेटी,
ले लो, तुम भी तो मेरी बेटी जैसी हो। फिर बूढ़ी अम्मा के बार बार कहने पर प्रीता वह मटका ले लेती है और जल्दी से अपने घर की तरफ जाने लगती है। अरे प्रीता, आज तो तुम अपने बड़े भाई के घर गई थी, क्या उन्होंने तुम्हारी कुछ मदद की? हाँ, मैं उनके घर गई थी, मगर भाई तो घर पर ही नहीं थे और भाभी ने तो मुझे साफ साफ घर से भगा दिया। अच्छा, तो इसका मतलब कि आज भी हमें दोनों को भूखा ही सोना पड़ेगा? नहीं, आज हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। क्या मतलब? तुम्हें पैसे मिले क्या? नहीं, पैसे नहीं मिले, लेकिन जब मैं रास्ते से गुजर रही थी तो मुझे एक बूढ़ी अम्मा मिली। उन्होंने मुझे एक समोसों से भरा मटका दिया और कहा कि अगर रास्ते में भूख लगे तो वो समोसे खा लेना, लेकिन मैंने नहीं खाए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो जाओ, जल्दी से ले आओ, हम दोनों खा लेते हैं। मैंने खुद भी सुबह से कुछ नहीं खाया। अच्छा, मैं अभी लाती हूँ। और जैसे ही प्रीता मटका खोलने जाती है तो वह हैरान ही रह जाती है। अरे वाह, सोने के सिक्के, और वो भी इतने ज्यादा। सुनो, जल्दी आओ यहाँ। अरे क्या हुआ? अरे वाह, ये क्या, इतने ज्यादा सोने के सिक्के। ये मटका तुम्हें किसने दिया, वो भी सोने से भरा हुआ? मैं सच कह रही हूँ, मुझे ये मटका एक बूढ़ी अम्मा ने दिया है। अरे प्रीता, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। हाँ, मुझे भी बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। प्रीता और उसके पति का कोई हिसाब नहीं था। इस तरह कुछ दिन बाद फिर उन्होंने खेत में एक जमीन खरीदी और ये खबर अब सुमन को भी मिलती है। सुमन को प्रीता की कामयाबी देखकर बहुत जलन होती है और वह अपने पति से कहने लगती, अरे सुनो जी, ये मेरी गरीब बहन इतने पैसे वाली कैसे बन गई? उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? कुछ दिन पहले ही तो वह मुझसे पैसे मांगने आई थी और अब देखो, अब तो हमसे भी ज्यादा पैसे वाली हो गई। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। पहले तुम्हारी बहन का पति लोगों के खेतों में मजदूरी करता था और अब एकदम से इतना ज्यादा पैसा कहाँ से आ गया? और हाँ, कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारी बहन को तुम्हारे भाई के घर जाते हुए देखा था। क्या भाई के घर की तरफ? अच्छा, हाँ, तो लगता है कि भाई के घर से ही इतने पैसे लेकर आई है। मगर तुम्हारा कैसा भाई है जो अपने इतने सारे पैसे सिर्फ एक ही बहन को दे दिया? तुम भी तो उसकी बहन ही हो ना? भाई के लिए तो बहनें एक जैसी होती हैं। उसे दोनों बहनों को बराबर हिस्सा देना चाहिए था। तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। भाई के पैसों पर जितना उसका हक है उतना मेरा भी है। हम कल सुबह ही भाई के पास चले जाएंगे। अगली सुबह होते ही वे दोनों भाई के घर जाने लगते हैं और गांव के रास्ते में उन्हें वही बूढ़ी अम्मा मिलती है। अरे बेटी, तुम क्या ये मेरा मटका मेरे कंधे पर रख दोगी? क्या तुम अपना काम खुद नहीं कर सकती जो हमें कह रही हो? मैं बूढ़ी हो गई हूँ बेटी, मुझसे ज्यादा वजन नहीं उठाया जाता। तुम बस मेहरबानी करके ये सिर्फ मेरे कंधे पर रख दो बस। तो क्या हमसे पूछकर बूढ़ी हुई हो? क्या खुद बूढ़ी हुई हो? खुद करो अपना काम। अरे सुमन, तुम क्या इस बूढ़ी की बातों में आ रही हो? जल्दी जल्दी चलो, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। घमंडी सुमन ने उस बूढ़ी अम्मा की कोई मदद नहीं की और थोड़ी ही देर में वह अपने भाई के घर पहुंच जाती है। भाई भाभी, अभी कुछ दिन पहले प्रीता बहन यहाँ पर आई थी क्या? हाँ सुमन, कुछ दिन पहले प्रीता हमारे घर आई थी, लेकिन जब वो आई थी तो मैं घर पर नहीं था। मैं तो उससे मिला ही नहीं, उसे सिर्फ तुम्हारी भाभी ने ही देखा। भाभी, क्या तुमने प्रीता को कुछ दिया था? नहीं, मैंने तो उसे कुछ भी नहीं दिया। हमारे पास कुछ होता तो ही उसे देते ना। अच्छा, तो मतलब तुम लोगों ने उसे कुछ भी नहीं दिया। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं। अरे अभी तो तुम दोनों आए हो और अब जा रहे हो, खाना तो खाकर जाओ। नहीं, बस हम यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा भाई भाभी से मिलते हैं। बस अब हम जाते हैं, फिर किसी दिन आएंगे। इस तरह से वे दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और सोच में पड़े हुए एक जगह रुकते हैं। अरे ये क्या मजरा है? अगर भाई और भाभी ने भी उसे कुछ नहीं दिया तो ये सब उसे कहाँ से मिला? हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ, आखिर ये सब कैसे हो सकता है? अच्छा, ये तो मैं पता लगा लूंगी। अब इतनी गर्मी में तो मुझे बहुत प्यास लग रही है, कहीं से पानी पीते हैं। तभी जब भाई के घर थे तब तुम्हें प्यास नहीं लगी जो अब लग रही है? हाँ, तब नहीं लगी, अब मुझे प्यास लगी है। मुझे पानी चाहिए। उन लोगों को एक झोपड़ी नजर आती है जो उसी बूढ़ी अम्मा की थी जो उनसे मदद मांग रही थी। अरे बेटी, क्या हुआ? मेरे घर की तरफ कैसे आना हुआ? अम्मा जी, क्या एक गिलास पानी का मिल सकता है? हमें बहुत प्यास लग रही है। क्यों नहीं बेटी, तुम लोग आओ, मेरे घर के अंदर आओ। अम्मा जी, हमने तो तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दिया था, फिर भी तुमने हमें पानी दिया। तो क्या हुआ बेटा, वो तुम्हारा कर्म था और ये मेरा कर्म है।
और बेटा, तुम दोनों को तो मैंने पहली बार देखा है। तुम दोनों इस गांव में किससे मिलने आए हो? अम्मा जी, इस गांव में मेरा भाई रहता है, हम उनसे मिलने ही आए हैं। अच्छा बेटा, तो तुम रामू की बहन हो। कुछ दिन पहले तुम्हारी दूसरी बहन भी यहाँ आई थी। हाँ, वो तो मिलने आए थे, लेकिन अम्मा जी आपको कैसे पता चला कि वो यहाँ आए थे? अरे बेटी, जिस जगह तुम मुझे आज मिली थी, वो भी मुझे उस दिन वहाँ मिली थी। उस बेचारी बच्ची ने मेरा मटका मुंह से लेकर मेरे घर तक छोड़ा था। अच्छा, मगर अम्मा, जब से वो भाई भाभी से मिलकर वापस आई, तब से ही उसके हालात बदल गए हैं। इतनी पैसे वाली हो गई है। मैं तुम्हें बता रही हूँ सब बेटा। उस बच्ची के पास तो कुछ भी नहीं था, लेकिन आज उसके पास पैसे और सब कुछ है। वो उसे उसके अच्छे कर्मों की वजह से मिला है। मुझे तो आपकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। और मेरे बहन के ऐसे भी क्या अच्छे कर्म हैं जो उसे इतने ज्यादा पैसे और सब कुछ मिल गया? कर्म और नियत अच्छे होने से कोई कैसे इतना अमीर हो सकता है? अम्मा जी, आप क्या कह रही हैं? बताती हूँ बेटा, मैं तुम लोगों को सब कुछ समझा रही हूँ। यहाँ पर ये जो जितने मटके रखे हुए हैं, ये कोई आम मटके नहीं हैं। ये जादुई मटके हैं और ये लोगों के कर्मों और नियत का सिला देते हैं। जैसे किसी के कर्म होंगे, वैसे ही उसको फल मिलेगा। अच्छा अम्मा जी, मैं आपकी बात अब बिल्कुल समझ गई हूँ। ये कर्मों के मटके हैं, जिसका जैसा कर्म होगा उसे वैसा ही फल मिलेगा इन मटकों से। हाँ, ठीक कहा बेटी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा अम्मा जी, अगर आपको कोई मसला ना हो तो क्या हम भी एक मटका ले सकते हैं? हम अपने कर्मों को आजमा कर देख सकते हैं। क्यों नहीं बेटी, तुम भी एक मटका ले लो। तुम भी अपने कर्म और अपनी नियत का फल पा सकोगी। सुमन को भी उस बूढ़ी आमा ने एक मटका दे दिया और वो दोनों बहुत खुशी से वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन घर जाते ही जैसे ही उस मटके को खोलते हैं तो उससे बहुत सारी चींटियां निकलने लगती हैं। वे दोनों हैरान ही रह जाते हैं। अरे ये क्या, अपने मटके से तो सारे कीड़े निकल रहे हैं, ये कैसे हो गया? लेकिन इसमें क्या गलत निकला? हमारे कर्मों के हिसाब से हमें ये सही पल मिला है। तुम्हारी बहन बेचारी इतनी मजबूरी की हालत में आई थी, लेकिन तुमने उसकी कभी मदद ही नहीं की। ऐसे कर्मों के बाद हमें अच्छा पल कैसे मिलता? तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे अपने पैसों का बहुत घमंड था। मैंने अपनी मजबूर बहन की मजबूरी में भी उसका साथ नहीं दिया, सिर्फ घमंड ही किया है। वो इतनी मजबूर थी और फिर भी मैंने एक पैसे की मदद भी नहीं की। यही मेरा पल है, अपने कर्मों का यही मेरा पल है अब। एक समय की बात है कि सूरजपुर गांव में हरिया नाम का एक आदमी अपनी बीवी और एक बेटे के साथ रहता था। हरिया के पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस कुछ अपनी मुर्गियां थीं जिन्हें वो संभालता था। हरिया घर में समोसे बनाकर गांव में जगह जगह बेचता था। हर किसी को हरिया के समोसे बहुत ही पसंद थे क्योंकि वो बेहद मजेदार होते थे। हरिया जैसे ही गांव में निकलता तो लोगों की भीड़ लग जाती। सुनो, जरा जल्दी से मुर्गियों को तो देख लो और समोसे को तैयार तो कर लिया है ना? पता नहीं आज कैसे इतना लेट तक सो गया। मुझे फिर जल्दी गांव में समोसे बेचने भी जाना है। हाँ हरिया जी, मैंने पहले से ही सारे समोसे तैयार करके रख दिए हैं। आप बस जाएं और गांव में बेच आएं। इस तरह हरिया समोसे बेचने गांव की तरफ निकल जाता है और फिर लोगों की भीड़ लग जाती है। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है जो कि हरिया का मकान मालिक होता है, लेकिन तब तक समोसे खत्म हो जाते हैं। अरे बेटा, समोसे थोड़े से भी नहीं बचे। हाँ चाचा, समोसे तो अभी खत्म हो गए हैं, लेकिन आप नाराज ना हो, शाम को मैं आपके घर समोसे ले आऊंगा। अच्छा ठीक है हरिया बेटा, शाम तक समोसे ले आना। जब तक तुम्हारे हाथ के समोसे न खाऊं, दिन ही नहीं गुजरता। ठीक है चाचा, मैं शाम को आपके घर समोसे लेकर आता हूँ। इस तरह से हरिया घर की तरफ निकल पड़ता है। तभी रास्ते में जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। हरिया एक पेड़ के पास अपने थैले के साथ बैठकर बारिश रुकने का इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो जाती है और हरिया घर की तरफ जाने ही लगता है। तभी दो आदमी हरिया के पास आते हैं। ओ समोसे वाले, जरा मेरे लिए 2 प्लेट समोसे लगा दो। भैया, अभी मेरे पास बिल्कुल भी समोसे नहीं बचे। मेरे थैले में कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है, आज तो तुझे मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन कल सबसे पहले तू मुझे समोसे देगा, उसके बाद ही गांव में बेचेगा। इतना कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और हरिया भी अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। अरे हरिया जी, आपको इतनी देर कैसे हो गई आज?
वो रास्ते में आज जोरदार बारिश होने लग गई थी। न बस इसी वजह से देर हो गई, बारिश इतनी तेज थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अच्छा चले ठीक है, आप जल्दी से मुंह हाथ धो लें, तब तक मैं खाना पका लेती हूँ। सुमन, तुमने आज मुर्गियों को पानी और दाना तो दिया है ना? हाँ हरिया जी, मैंने सुबह ही मुर्गियों को खाना दे दिया था। हरिया खाना खाकर थोड़ा आराम करता है और शाम होने लगती है। अच्छा सुमन, शाम हो गई है, मैं समोसे बेच कर आता हूँ। आज वो चाचा को समोसे नहीं मिले, इसलिए सबसे पहले उनके घर जाऊंगा। अच्छा, अगर आप चाचा के घर जा ही रहे हैं तो वहाँ से कटे आम जरूर लेकर आना। चाचा के बाग के आम बहुत ही मजेदार होते हैं। हरिया समोसे लेकर चाचा के घर जाने लगता है। चाचा, ओह चाचा जी, मैं आपके लिए समोसे लाया हूँ। शुक्रिया बेटा, मुझे तो लगा कि बारिश इतनी तेज हो गई थी, इस वजह से तुम आज आओगे ही नहीं। कैसे बातें कर रहे हो चाचा, मुझे तो आना ही था, आखिर मैंने आपको जुबान दी थी। ठीक है बेटा। चाचा जी, क्या आपकी बाग के थोड़े से आम मिल जाएंगे? क्योंकि सुमना का बहुत मन कर रहा था आपके बाग के आम खाने को। हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये लो बेटा, ये आम ले लो और मजे से खा लेना। इस तरह से हरिया वहाँ से घर की तरफ जाने लगता है। अगले दिन सुबह फिर हरिया समोसे बेचने गांव की तरफ जाता है। तभी उसे रास्ते में कुछ बदमाश फिर से आकर रोक लेते हैं। अरे समोसे वाले, कहाँ जा रहे हो? पहले मुझे समोसे दे। ठीक है भैया, मैं देता हूँ, लेकिन ये 100 रुपए का प्लेट है, हरिया ने कहा। अब तू मुझसे पैसे मांगेगा? तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। लेकिन मैं तो सबसे 100 रुपए ही लेता हूँ एक प्लेट का। पैसे तो आपको देने ही होंगे, मेरे समोसे बहुत मजेदार होते हैं। देख समोसे वाले, मुझसे ज्यादा बहस मत कर, वरना तेरे लिए ठीक नहीं होगा। तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूं। अभी ही अभी मैं तुम्हें और तुम्हारे इन समोसों को यहीं पर पटक दूंगा। इतना कहकर वो बदमाश समोसे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अजीब लोग थे, सामान के पैसे भी नहीं देते। न जाने इनको हम गरीबों को परेशान करके क्या मिलता है। हरिया गांव की तरफ निकलता है और सारे गांव में समोसे बेचने लग जाता है। सारे समोसे बेचने के बाद हरिया घर की तरफ निकल पड़ता है। अगली सुबह फिर से हरिया समोसे बेचने निकल पड़ता है और हर रोज की तरह वो बदमाश फिर से उसे रोक लेते हैं। ओ समोसे वाले, आज मुझे 5 प्लेट समोसे चाहिए, जल्दी दो। भैया, अगर तुम लोगों को समोसे चाहिए तो पहले आपको पैसे देने होंगे। क्या कह रहा है तू? तुझे समोसे के पैसे चाहिए? रुक, अभी देता हूं मैं तुम्हें पैसे। इतना कहकर वो बदमाश हरिया का समोसे का थैला सारा जमीन पर गिरा देते हैं। आज के बाद अगर फिर हमसे कभी पैसे मांगे तो तेरा हाल भी इस समोसे की तरह हो जाएगा। ये बात तू जितने जल्दी हो सके अपने दिमाग में डाल ले। दुखी मन से हरिया घर वापस आ जाता है। आप इतने जल्दी क्यों आ गए और आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या हुआ? हरिया अपनी बीवी को सारी बात बता देता है। बेरहमी से घर हो जाए उन बदमाशों का। अगर पैसे नहीं देने थे तो फिर समोसे क्यों लेते हैं? हम गरीबों को क्यों परेशान करते हैं? देखो, आप ऐसा करो, गांव के साथ जो पुलिस स्टेशन है वहां उनकी शिकायत करो, वरना ऐसे तो हर रोज आपको तंग करेंगे। हरिया सुमन की बात सुनकर गांव के पुलिस स्टेशन जाता है और शिकायत करता है। ठीक है हरिया, तुम घर जाओ, हम उन बदमाशों को देखते हैं, अब वो तुम्हें तंग नहीं करेंगे। पुलिस वाले ने अपने आदमी भेजे और थोड़ी ही देर में उन बदमाशों को ले आते हैं। क्यों भाई, बहुत बदमाशी आ रही है। तुम लोगों को, उस गरीब को क्यों परेशान कर रहे हो तुम लोग? अरे साहब, हमने तो बदमाशी नहीं की, बस भूख लगने पर थोड़े समोसे ही मांगे थे और वो नखरे कर रहा था, तो हम क्या करते। अच्छा, और पैसे क्यों नहीं दिए उसे? देखो साहब, हमसे ना उलझो, ज्यादा बहस नहीं करो, इसी में तुम्हारी भलाई होगी। बस पैसे लेकर सारा मामला रफा दफा करो, मैं अभी ही तुम्हारी जेब में 60,000 रुपए डालता हूँ। इतने सारे पैसे का सुनकर पुलिस वाले का ईमान डगमगा जाता है और पैसे के बदले उन बदमाशों को छोड़ देता है। बदमाश जाते ही गांव में थोड़ी पूछताछ करते हैं और उन्हें पता चलता है कि हरिया एक किराए के घर में रहता है। वो बदमाश उस मकान मालिक के घर पहुंच जाते हैं जिसने वो घर हरिया को किराए पर दिया था। सुन भाई मालिक, वह जो तेरा गांव में घर है, जो तूने हरिया और उसकी फैमिली को किराए पर दिया है, उसको तुझे खाली कराना है, समझ में आए ना? तुम्हें बात कल तक वह घर खाली होना चाहिए, और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरी बीवी बच्चों के साथ
तुझे और तेरे सारे परिवार को बहुत पछताना पड़ेगा। मकान का मालिक बदमाशों की बातों से बहुत ज्यादा डर जाता है और वह अगली शाम ही हरिया के घर पहुंच जाता है। जी चाचा जी, कहिए, अभी तो किराए के लिए महीना भी पूरा नहीं हुआ। हरिया, मैं किराया लेने नहीं आया हूँ, बल्कि ये बताने आया हूँ कि कल ये घर खाली होना चाहिए। लेकिन क्यों चाचा जी, हम तो समय पर किराया देते हैं, फिर क्यों आप हमें निकाल रहे हैं? देख हरिया, मैं तुमसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। बस ये घर कल तक जरूर खाली होना चाहिए, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर इस घर से निकाल दूंगा। इससे पहले कि ऐसा हो, तुम अपना ठिकाना ढूंढ लेना। इतना कहकर वह मकान मालिक वहां से चला जाता है। ये क्या हो गया? आखिर ये सब क्या हो रहा है? ये चाचा जी को क्या हो गया है? अचानक से घर खाली क्यों कह रहे हैं? हम तो किराया भी वक्त पर देते हैं। मुझे भी पता नहीं चल रहा, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। सुबह हो जाती है और वो बदमाश हरिया के घर पहुंच जाते हैं। अरे ओ हरिया, अभी तक तूने ये घर खाली नहीं किया? अरे तुम सब यहाँ कैसे? तुम सब तो जेल में थे ना? भला इतने किसकी हिम्मत जो हमें जेल में रख सके? तुझे आज ये घर खाली करना पड़ेगा, और अभी तक तूने खाली क्यों नहीं किया? अच्छा, तो तुम लोगों ने मुझे घर से निकालने के लिए चाचा को डराया है? मुझसे ज्यादा जबान न लड़ा। रुको, अभी मैं तुम्हें समझाता हूँ। वो बदमाश हरिया के सामान के साथ पूरी फैमिली को घर से बाहर निकाल देते हैं। हरिया की फैमिली बहुत दुखी थी और हरिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रात होने वाली थी और हरिया का रहने को कोई ठिकाना नहीं था। उस रात हरिया की फैमिली ने फुटपाथ पर ही सारी रात बिताई। इस तरह सुबह होते ही लोगों के शोर से हरिया और उसकी फैमिली उठ जाते हैं। अरे सुमन, ये आखिर कैसे दिन आ गए हैं? तुम यहाँ अपना और अर्जुन का ध्यान रखो, तब तक मैं कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। हरिया खाने का कुछ न कुछ इंतजाम करता है और सब खाना खा लेते हैं। और तभी हरिया की नजर एक छोटी बच्ची पर पड़ती है जो सड़क पार कर रही थी। वह सड़क की दूसरी तरफ भाग रही थी और सामने से एक तेज रफ्तार से गाड़ी आ रही थी। वह बच्ची गाड़ी के सामने आने ही वाली थी कि हरिया ने दौड़कर उस बच्ची को पकड़ लिया, जिसमें हरिया को थोड़ी सी चोट भी आ गई। जब बच्ची के माँ बाप की नजर उस पर पड़ी तो वो भागकर हरिया के पास आए। उसकी माँ ने अपनी बच्ची को संभालते हुए कहा, भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आज आपने मेरी बेटी की जान बचाई। अगर आप टाइम पे ना आते तो मेरी बेटी के साथ क्या हो जाता। मैं तो इसके बगैर जिंदा ही ना रहती। बहुत शुक्रिया आपका भाई। बस दीदी, वो तो शुक्र है कि मेरी नजर पड़ गई। आप ज्यादा परेशान ना हो, बच्ची ठीक है। बस कोशिश करें कि बच्चों का ख्याल अच्छे से रखें। इतना कहकर हरिया वहां से चला जाता है और सड़क के दूसरी तरफ फुटपाथ पर अपनी फैमिली के साथ बैठ जाता है। जब उस पति पत्नी की नजर हरिया पर पड़ती है तो वो फौरन हरिया के पास आते हैं। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? क्या तुम्हारा कोई घर नहीं है? भाई, घर तो था मगर अब वो छिन गया है। छिन गया है मतलब? किसने छीना और क्यों? तभी हरिया अपने साथ हुए सारे जुल्म के बारे में उस आदमी को बता देता है। उस आदमी को हरिया से बहुत ही ज्यादा हमदर्दी होती है और वह उसे ये यकीन दिलाता है कि वह उसे इंसाफ जरूर दिलाएगा। वह आदमी हरिया के साथ उस पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है जहां हरिया ने उन बदमाशों के खिलाफ शिकायत की थी। क्यों भाई, पहचाना मुझे कि मैं कौन हूँ? हाँ, आए साहब, आए। आपका अचानक से कैसे आना हुआ? अच्छा, तो याददाश्त तो ठीक है तुम्हारी। अब ये बताओ कि ये आदमी तुम्हें याद है? हाँ कलेक्टर साहब, ये तो वही आदमी है ना जो कुछ दिन पहले शिकायत करने आया था। अच्छा, तो जब इसने शिकायत की थी तो तुम लोगों ने कोई कार्रवाई की थी? हाँ साहब, हमने कार्रवाई की थी। उन बदमाशों को मैं यहाँ ले आया था। तो फिर कहाँ हैं वो बदमाश? मुझे तो इस पुलिस स्टेशन में कहीं भी नजर नहीं आए। कलेक्टर साहब, मैंने उसे धमकी देकर छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि आगे से वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ये कैसे फैसला किया है तुमने? मुझे तो तुम्हारे मुंह से रिश्वत की बू आ रही है। कहो, तुमने कोई रिश्वत तो नहीं ली? चलो, वो तो मैं पता कर लूंगा। अब जाओ, पहले उन बदमाशों को जल्दी से यहाँ लेकर आओ। पुलिस वाला जल्दी से ही उन बदमाशों को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आता है। अरे, क्या तुम दोनों ने इस पुलिस वाले को रिश्वत दी है? जी कलेक्टर साहब, हमने इसको रिश्वत दी थी। अब क्या बोलेंगे आप थानेदार साहब? तुम कुछ ना बोलो, मैं बोलता हूँ। आज के बाद मैं तुमसे तुम्हारी ड्यूटी लेता हूँ और फिर इस पुलिस स्टेशन में मुझे तुम ना दिखाई दो। और तुम दोनों ने हरिया का जितना भी नुकसान किया है वह अब इसी वक्त भरो।
कलेक्टर साहब उस पुलिस वाले को नौकरी से सस्पेंड कर देते हैं और वो बदमाश हरिया के सारे पैसे वापस करवा देते हैं, जितना भी उन्होंने उसका नुकसान किया था। आखिरकार हरिया को इंसाफ मिल चुका था। उसी वक्त हरिया मकान मालिक के पास जाता है, सारी बातें बताता है और साथ में वापस किराए पर रहने की बात करता है। इस पर मकान मालिक हरिया को बताता है कि कैसे उन बदमाशों ने उसे धमकी दी थी और इस तरह हरिया अब वापस अपने घर में आ जाता है। आखिरकार हरिया को इंसाफ मिल गया और वो बेफिक्र होकर गांव में समोसे बेचने जाने लगा।